ठीक है। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? बताइए। यस सर। ठीक है, तो फिर क्लास स्टार्ट करने का समय होता है। सर्कुलर मोशन हमने शुरू किया था। आप असाइनमेंट तो करते जा रहे हो रोज 2 दिनों में आपको। ठीक है, आप पूरे शीट तो कैसे करोगे आप, पर जब भी आपको टाइम मिले आप करते रहना। अभी दिवाली की छुट्टी आएगी, उसमें बहुत कुछ करना है। ठीक है, हाँ उसका डिक्रीज होता है। तो होता है, ये फैक्ट है, मतलब याद रखना पड़ेगा। फॉर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है। इसका लॉजिक ये है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से आपका करंट जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा, कम होगा। लेकिन ये एक फैक्ट है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। वहां भी आयंस बढ़ने का, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट में होता है। क्लियर है? आगे बढ़े अब। चलिए, तो पिछली क्लास तक हमने ये सीख लिया था कि कोई भी कर्व का किसी एक जगह पर वो एक सर्कल का हिस्सा होगा, और उस सर्कल का रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। एक क्वेश्चन भी किया था हमने। ठीक है, अब लिखिए टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। हेडिंग डालिए टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। हेडिंग डालो आप, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन बाद में शुरू होगा, पहले क्या शुरू हो रहा है? टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। जब आपका पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ पे चलता है, ये चल रहा है, देखो कैसा पाथ है ये, कर्व्ड। तो जब भी आपका पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ पे चलेगा, मैं दो वेक्टर डिफाइन करूंगा आपके सामने। एक है टी कैप और एक है एन कैप। ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। टी कैप जो डायरेक्शन वेक्टर कहलाएगा, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ वी वेक्टर। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में टी कैप होता है। आप ये भी कह सकते हो कि टी कैप एक टेंजेंशियल वेक्टर है, क्योंकि अगर पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल की, तो टी कैप हर पॉइंट पर असल में टेंजेंशियल होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। तो आप इसे टेंजेंशियल वेक्टर भी कह सकते हैं, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। लेकिन इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, वेलोसिटी की तरफ होगा। व्हाट अबाउट एन कैप? ये भी एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टी कैप। इसे हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर उसे बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मकसद केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो आपसे पूछे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो टू कैप का मॉड और एन कैप का मॉड है तो 1। जैसे जैसे पार्टिकल चलेगा ये दोनों वेक्टर चेंज हो जाएंगे। कैसे? पार्टिकल यहाँ पर है तो टी कैप ये होगा और एन कैप ये होगा। एन कैप हमेशा कॉनकेव साइड में होगा। हम जो एन कैप बना रहे हैं वो एन कैप हमेशा कहाँ होगा, कॉनकेव साइड। क्योंकि एन कैप इधर भी हो सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन एन कैप हमेशा किधर रखना है आपको, कॉनकेव साइड। ऑलवेज ऑलवेज ऑन कॉनकेव साइड ऑफ कर्व। जो भी आपका कर्व है उस कर्व के कॉनकेव साइड में ही ये एन कैप हमेशा हो। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, क्या ये एन कैप और टी कैप कांस्टेंट वेक्टर है, या आपको लगता है कि जैसे जैसे पार्टिकल भागेगा ये दोनों वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? चेंज करेंगे, मानते हो इस बात को? तो आप ये कहोगे कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे भागेगा, आप खुद देखो ना, आपके सामने दो जगह दिखाया है, एक और जगह दिखाया है। ये रहा आपका टी कैप, ये रहा एन कैप। तो एन कैप और टी कैप कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये वेक्टर कैसा है, वेरिएबल। तो लिखो आप टी कैप एंड एन कैप वेक्टर आर नॉट कांस्टेंट वेक्टर like I cap, J cap. T cap and N cap are not constant vector. T cap and N cap are not constant vector. एक काम किया जाए, एसी बंद ही कर दिया जाए आज। आप बंद कर जाके, ठीक है, और पंखे चला दो एक दो।
ये मौसम ठंडा हो चुका है यहाँ पे ना। हाँ, अब बुखार बुखार आ जाए क्या फायदा, अभी 6 दिन बाकी है अपनी क्लास के, तो अपने को बुखार नहीं चाहिए। ये पंखा ऑन कर दिया बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई चलता ही नहीं है वो तो, खराब है सदियों से, ठीक होएगा वो बाद में। चल गया ना वो तो, हाँ उसको ठीक करवाएंगे बाद में। चलिए, क्या आप सबको समझ में आ गया टी कैप और एन कैप कैसा वेक्टर है? टी कैप एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो लगातार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपका पार्टिकल इस पाथ पे चलेगा ये वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है। ये आई कैप नहीं है, जे कैप नहीं है। देखना आप, अगर आपको वेलोसिटी ऐसे लिखी हुई मिलती है और आपसे कोई पूछता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, आप यही बोलते हो ना, यही बोलते हो और क्या। और जब डिफ्रेंशिएट करने की बारी आती है तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करते हो, इसमें दो लोग शामिल है, एक एक नंबर, टी स्क्वायर जस्ट अ नंबर, मैग्नीट्यूड है ये, और ये है एक वेक्टर। दिख रहा है आपको, दो लोग शामिल है इसमें। डिफरेंशिएशन के दौरान आई कैप तो कांस्टेंट रहता है, समय के साथ आई कैप कभी नहीं बदलता। डिफरेंशिएशन केवल किसका करते हैं? टू टी का। टी स्क्वायर का टू टी हो गया, यहाँ पे क्या लिखते थे, ये पुराना टाइम है, अब नया टाइम क्या है वो देखो आप। वी वेक्टर को मैं नए तरीके से लिख रहा हूँ, वी वेक्टर का मॉड टी कैप। मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड v है, तो आप वी वेक्टर को क्या लिखोगे? v टी कैप। टी कैप क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। और v क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड। तो v आपका स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। कोई बोलेगा स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ये v वेक्टर है आपके पास। व्हाट इज a वेक्टर? आप बोलोगे सर a वेक्टर होता है d वेक्टर, भाई dt ही होता है ना। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इस बार, ये लो करते हैं डिफरेंशिएशन, आओ कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर है और एक स्केलर नंबर है, ठीक है। अगर मान लो पार्टिकल की स्पीड बदल रही है तो फिर ए वेक्टर क्या आएगा, देखना डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, पहले वी का करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अगली बार वी को छोड़ देंगे, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? इसका। आप बोलोगे सर यहाँ तो किया ही नहीं आपने ऐसा, यहाँ पे आई कैप कॉन्स्टेंट वेक्टर था, यहाँ पे जे कैप कॉन्स्टेंट वेक्टर था, लेकिन यहाँ पे टी कैप कॉन्स्टेंट वेक्टर नहीं है। समय के साथ इवन इज स्मॉल इंटरवल डी टी, आपको पता है ये टी कैप बदल जाएगा। आप बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, अरे तो वेक्टर में डायरेक्शन भी कोई चीज होती है। ये सच है कि थोड़ा सा भी आगे जाने के बाद इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहा? 1। लेकिन ये तो मानते हो ना कि इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, और डायरेक्शन चेंज हुआ है मतलब ये वेक्टर चेंज हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डिफरेंशिएशन हम कैसे करें, ठीक है। ये सवाल लिख लो पहले यहाँ तक, क्योंकि अब जो होगा वो थोड़ा अलग टाइप से होगा, तो वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये सबको लिख लो, उसके बाद जो मैं समझाऊंगा पहले समझ लेना फिर लिखना। डन अजीब सर। सा होने वाला आपके साथ। लिख लिया क्या सबने? बच्चे लिख रहे हैं अभी। जैसे ही सब लिख लेंगे हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, ये निकालना। तो ये तो मालूम पड़ गया, डीवी अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो हो जाएगा, बचा केवल कौन? ये। क्या हमने कर लिया डिफरेंशिएट? नहीं किया ना अभी तक हमने, अब करेंगे इसको। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। ये हटा दो वाला डायग्राम। आपका पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है, इस समय पार्टिकल यहाँ है, और अगले ही टाइम इंटरवल में dt इंटरवल में, इन dt इंटरवल कितना आगे गया होगा? इन dt इंटरवल पार्टिकल ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस ए बी। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? और इस डिस्टेंस ए बी को हम लिखेंगे कैसे? अगर इस जगह पर ये टाइम टी है यहाँ पे, और टी प्लस टी टी टाइम यहाँ हो गया, इतना सा आगे बढ़ गया, इस समय इसकी वेलोसिटी थी कुछ, लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी, ये स्पीड भी है, और स्पीड मान लो बदल भी रही है। अगर स्पीड चेंज हो भी रही है तो डी टी इंटरवल में कितना डिस्टेंस चला हो बताओ? वी डी टी। अरे अगर आपको वेलोसिटी टी स्क्वायर भी दे रखा हो, कोई आपसे पूछे कि टी इजिकल टू 0 से टी इजिकल टू 10 सेकंड में कितना चला, तो आप पहले क्या करते हो? यही करते हो ना पहले तो।
फिर इंडिकेट करते हो ना, बोलो हाँ या ना। तो छोटे से इंटरवल में डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल v को dt से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ए बी कितना आ जाएगा। आप बोलोगे v dt। एग्री? जब ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये जो दिख रहा है ये एक सर्कल का हिस्सा होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर। और इसका सेंटर ये होगा, रेडियस आर सी होगा, और ये एंगल डी हीटा होगा। मानते हो इस बात को? कुछ भी मान लो, मैंने डी हीटा मान लिया आपके सामने। ये बताओ ए बी की एक और वैल्यू हो सकती है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, आर सी डी हीटा हो सकती है क्या? यहाँ से मुझे एक चीज मालूम पड़ेगी, वो ये है कि डी थीटा बाई डी टी कितना आ रहा है। आप बोलोगे v अपॉन आर सी। क्या आप सबको समझ में आ गया मुझे क्या मिल गया? डी थीटा बाई डी टी। मुझे ये मालूम पड़ गया कि डी टी इंटरवल में जो ये आगे बढ़ेगा, जिसके कारण ये एंगल चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो एंगल अपॉन डी टी कितना होगा? v अपॉन आर सी। इससे मुझे ये कैसे मिलेगा? ये तो मिला ही नहीं मुझे अभी तक। अब मैं ये निकालने की तैयारी कर रहा हूँ। देखो, क्या आपको लगता है इस समय आपका जो टी कैप है वो इस डायरेक्शन में है? आप बोलोगे लगता क्या है सर, यही है। थोड़ी देर बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ हो चुकी है। एग्री? मान लेते हैं वेलोसिटी की वैल्यू बदल चुकी है, तभी तो आपने कहा कि स्पीड चेंज हो रही है। तो वैल्यू मैंने मान ली बदल गई, और उसकी चिंता मत करो, वो सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। डीवी अपॉन डी टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो हम कर चुके हैं। हमारा टेंशन तो टी कैप में कितना बदलाव आया वो निकालना है। तो नया टी कैप यहाँ पर, उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन इस नए वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूँ टी कैप डैश। समझ में आ रहा है? पहले वेक्टर कितना था? ये टी कैप। और डी टी इंटरवल के बाद ये वेक्टर कितना बन गया? उसका मैग्नीट्यूड तो वन ही है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा सा इधर हो गया है। क्या बता सकते हो ये कितना घूम गया? ये वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर था, डी थीटा। ये वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जब ये लाइन इतने से घूम गई, तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर वो भी कितने से घूम गया होगा? डी थीटा से। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? तो मुझे अभी भी यही निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो ये कैसे निकालते हैं? इसका मीनिंग क्या होता है? डी टी इंटरवल में टी के वेक्टर में जितना चेंज आया वो लिखो। क्या लिखना है मुझे? डी टी इंटरवल में टी के वेक्टर में जितना चेंज आया वो लिखो, अपॉन डी टी करो, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। राइट? शुरू करते हैं। इसको तो मिटा ही देते हैं अपन। देखो बच्चों, ध्यान से देखना आप। अब कहाँ पे लिखना है इन सबको हटाओ, ये सब परेशान करेंगे आपको। एक लाइन खींच दी मैंने। मैं इसको आहिस्ते से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, आपको समझाना जरूरी है कि हो क्या रहा है। उसके बाद अपने स्पीड पकड़ लेंगे आपस से, चिंता मत करो। आज तो 1:30 बजे तक रुकना ही है अपने को। ठीक है? हाँ जी, अब ध्यान से देखना आप। आपका ये है टी कैप, और थोड़ी देर बाद कितना घूम गया? डी थीटा से। सबको समझ में आ गया? पहले ये था, और आपके सामने थोड़ा सा घूम गया इस तरफ। कितना घुमा? डी थीटा। इन दोनों में चेंज आपको निकालना है। आपको शायद याद आ रहा हो, ए वेक्टर दे रखा हो, बी वेक्टर दे रखा हो, कोई आपसे पूछे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, बताओ। इन दोनों को ज्वाइन करते थे। आपको वेक्टर हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको आर एफ माइनस आर आई के समय समझाया तो था कि अगर दो वेक्टर को माइनस करना है तो जिसका नाम पहले है उस पर मुंडी आ जाएगी। आगे ना? अब बताओ, इन दो वेक्टर को माइनस करना है मुझे। टी टी कैप बाई डी टी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आपको डी टी इंटरवल, ये किस टाइम पर है? टी टाइम पे। ये किस टाइम पर है? ठीक है, तो टी डैश कैप माइनस टी कैप अपॉन डी टी करना है आपको। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? डी टी इंटरवल में आपके सामने आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा, मानते हो क्या? ये लेंथ कितनी आएगी भाई? ये लेंथ 1 है, ये भी 1 है। अब बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? 1। 1 डी हीट आएगी क्या? नहीं समझ में आया ना आपको? ये आ गया सबको समझ में? अगर आपको एक ट्रायंगल दिया जाए ऐसा, और आपसे बोला जाए ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये एंगल थीटा दिया जाए और पूछा जाए कि ये कितना होगा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या होगा? तब तो 1 थीटा ही होगा ना। सबको समझ में आ गया आपको? आप लेंथ ऑफ आर्क से भी निकाल सकते हो। यहाँ बनाओ एक आर्क, उस आर्क का लेंथ कितना होगा? 1 थीटा। अब दोनों लेंथ बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा? आ गया सबको समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप सबको। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये डी थीटा आ रहा है। तो हम यहाँ पे डी थीटा लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे डी टी भी लिख सकते हैं। और डी थीटा बाई डी टी तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं कि भाई आर सी। तो हम कह सकते हैं
कि जो आपने ये निकाला है, अब ये पूरा नहीं है जो मैंने निकाला है, आप बोल सकते हो कि सही आ जाएगा V/RC। डायरेक्शन बताओ। बाय डायरेक्शन, दो वेक्टर को जब माइनस करोगे ना तो एक वेक्टर ही मिलेगा आपको, और उसका एक डायरेक्शन भी होगा, आपको दिख भी रहा होगा उसका डायरेक्शन ये रहा इस तरफ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या? देखो ये एंगल कितना होगा, बराबर होंगे दोनों एंगल, कितना होगा ये एंगल? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा तो आप बोलोगे 180 माइनस, ऊपर तक दिख रहा है कि ऑनलाइन वाले बच्चों? नहीं दिख रहा, रुक जाओ। 180 माइनस θ/2, ये होगा ना? ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस θ/2, और θ तो बहुत छोटा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप बताओ ये जो डिफरेंस आया है ये वेक्टर इस टी कैप के परपेंडिकुलर आ रहा है। आपने ये एंगल निकाला ना 90, मतलब ये वेक्टर इस तरफ है और ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? टी कैप के। देख के बताओ टी कैप के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? एन कैप। भूल गए आप? अगर आपसे कोई पूछे कि टी कैप के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, एन कैप होता है कि नहीं होता? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस हमने निकाला है ये जो इस तरफ आ रहा है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू टी कैप, दैट इज एन कैप। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एन कैप लिखूंगा। डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आप दो वेक्टर को माइनस करते हो। एक बात ध्यान रखो, वेक्टर को डिफरेंशिएट करने पर आपको वेक्टर ही मिलता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? स्मॉल चेंजेस करने पर कितना चेंज आया। अभी जो मिल चुका है इसको यहाँ रख देंगे अपन, रख दें तो ए वेक्टर आने वाला आपके पास dv/dt टी कैप प्लस V²/RC, और यहाँ पे आ जाएगा एन कैप। आप यहाँ तक लिख लो, फिर आगे समझाते क्या किया हमने। नाइन्टी माइनस θ/2 क्या होता है? 90 होता है, इसलिए आगे समझ में। θ वेरी स्मॉल है ना, उसका आधा और भी छोटा होगा तो वो एंगल ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? 90, इसलिए हमने उसको एन कैप का है। अप्रोक्सीमेट है ये, लेकिन आपके सामने आया है रिजल्ट। ये जो दो चीजें आई है ना, इसमें से एक टेंजेंशियल है और एक नॉर्मल है। अभी थोड़ी देर में खुलासा करेंगे इसका। ये डेरिवेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही मालूम पड़ता है क्या क्या टेंजेंशियल और नॉर्मल है क्या, वरना तो क्या फॉर्मूला तो रट ही सकते हो आप। नॉर्मल का इतना होता है, टेंजेंशियल का पता चलना चाहिए कि क्या है। नेट चलाने की नहीं बोला मैंने, नेट चलावे की ना कल। बच्चों माइक संभालिए अपना। चला लो, चलाने की मना की बात। चला रहे बेटा माइक संभालो अपना। ऑनलाइन वाले बच्चों देखो किसका माइक चालू है उसको बताओ अपना माइक बंद करे हो। क्या आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. लिया? तो आपको ये मालूम पड़ा कि हमारे पास एक वेलोसिटी थी, पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा था, और जब हमने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास ए वेक्टर आया। इस ए वेक्टर की खास बात यह है कि हमें इसमें दो अलग अलग डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल रहा है। अगर इस पॉइंट पे कोई हमसे पूछे पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे दो डायरेक्शन बनाएंगे अपन, एक टी कैप में और एक एन कैप में। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ए वेक्टर असल में दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन लिखे हुए देखो आप।
एक का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ा और समझाते हैं, अगर आपने लिख लिया हो तो ये हटा दें इसको। मान लो आपका पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज हो रहा है लाइक दिस। आप बताओ, आप इस पॉइंट पे खड़े हो, ये आपका टी कैप होगा, ये वाला जो वैल्यू दिख रही है आपको, इसका डायरेक्शन किधर आएगा, टी कैप की तरफ या टी कैप के अपोजिट, टी कैप की तरफ। इसको हम एक नाम देंगे, ये जो dv/dt टी कैप आपको दिख रहा है, इसको हम एक नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, टेंजेंशियल। व्हाई वी कॉल इट टेंजेंशियल, क्योंकि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखो आप किधर आ रहा है, आप बोलोगे सर टेंजेंशियली आ रहा है, इसलिए इसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसे आप सीधे सीधे बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जिस रेट से स्पीड बदल रही है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आज के बाद आप ध्यान रखना, स्पीड के बदलने के रेट को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा टी कैप या टी कैप के अपोजिट। ये डिपेंड करता है कि आपका dv/dt प्लस आता है कि माइनस आता है। अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो dv/dt कैसा आएगा, प्लस, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस समय at का डायरेक्शन किधर आएगा। आप बोलोगे जिधर वेलोसिटी है, पार्टिकल इस तरफ भाग रहा है ना, तो ये आपकी वेलोसिटी है और at का डायरेक्शन भी इधर ही आ जाएगा। ये लीजिए at का डायरेक्शन दिखा दिया मैंने आपको, at। नॉर्मल तो आपको पता ही है कॉनकेव साइड आता है, उसमें सोचना भी नहीं है, वो तो इधर ही आएगा हमेशा। एग्री? ये सबको समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि an वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और at या तो वेलोसिटी की तरफ होगा या उसके अपोजिट होगा? नेट एक्सेलरेशन किधर आ रहा है इस केस में? जो एक्सेलरेशन जिसको हम a वेक्टर बोल रहे हैं, वो तो दोनों का एडिशन है ना। तो ये हो गया, किसकी बात कर रहा हूं मैं, a वेक्टर की। ये देखो, ये रहा a वेक्टर लिखा हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है, तो आप बोलोगे वो dv/dt आएगा और वो ये आएगा। आपको एक खास बात बताते हैं, आप जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, रेक्टिलिनियर मोशन, तब पार्टिकल इस तरफ चलता था तो एक्सेलरेशन या तो इधर होता था या इधर होता था, है ना। आप जानते हैं ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। आप बताइए, जो सेकंड वाली टर्म आपको दिख रही है, जितना बड़ा डेरिवेशन हमने किया, ये कैसे हुआ था इसका डेरिवेशन? अरे टी कैप का डायरेक्शन चेंज हुआ था, देखो ना यहाँ पे दिख तो रहा है। तो ये जो सेकंड वाली टर्म है v²/rc, ये किस वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आपका जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है लगातार? नहीं हो रहा। तो इस केस में कौन सा एक्सेलरेशन नहीं आएगा? एन कैप वाला। इस एन कैप वाले एक्सेलरेशन को हम नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में लिखाता हूँ, पर उससे पहले ये समझाता हूँ कि यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन अगर आप इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो आरसी कितना होगा? इनफाइनाइट। बताओ नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। और यही कारण था कि स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान आपने कभी नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ा ही नहीं। तो जो ए आपने पढ़ा वो ए कौन सा था? टेंजेंशियल, क्योंकि ये ए वेलोसिटी के अलोंग है, राइट? ये सबको समझ में आ गया? चलिए थोड़ी बात और बताते हैं आपको। पहले ये तो बात समझ में आ गई ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन लिखो। अब क्या होगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा an v²/rc एंड इट इज ड्यू टू, ये किस वजह से आता है भाई? हमने डेरिवेशन किया है इसका पूरा। इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो ही आएगा। तो एक बात आप समझ लो, अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, यानी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है, तो ये एक्सेलरेशन हमेशा आएगा। इवन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपसे कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ ले कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, आप निकाल सकते हो। बताइए कैसे निकालेंगे? सबको समझ में आ गया ये बात? माइक ऑन है किसी का सर? माइक बंद करो बच्चे। जिसका भी माइक चालू है आप माइक बंद करिए। तो याद रखिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन के पीछे कारण क्या है? डायरेक्शन का चेंज होना। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा।
अदरवाइज नॉर्मल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा। आप ये भी देखेंगे कि ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री आता है जब स्पीड बढ़ रही होती है। वहीं पर अगर आपकी स्पीड घट रही है तो सीन क्या हो जाएगा, आपका डी बाई डी टी किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो ए टी जो आएगा वो माइनस ऑफ टी कैप आएगा। आप कह सकते हो कि ए टी नेगेटिव में आएगा। ए टी नेगेटिव में आने का मीनिंग होता है ये टी कैप है, ये आपकी वेलोसिटी है, और अगर ए टी नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब ए टी का डायरेक्शन किधर है, वी की तरफ नहीं है, वो वी के अपोजिट है, इस तरफ। और ए एन तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कॉनकेव साइड में होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस समय अगर आपसे कोई पूछे कि ए वेक्टर किधर आ रहा है तो आप बोलोगे सर ए वेक्टर आएगा इधर। इस बार एंगल कितना आ रहा है वी और ए के बीच में, 90 से बड़ा। ये बहुत बड़ी बात है कि थीटा एंगल ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का होता है, और वो कभी 90 से बड़ा होता है और कभी वो 90 के से छोटा भी होता है, कभी वो 90 के बराबर भी हो सकता है। वो कब होगा ऐसा? अच्छा ये बताओ इस केस में एक्सेलरेशन आएगा कितना, मैग्नीट्यूड बताओ। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? इवन इस केस में भी अगर आपसे पूछे कि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इन दोनों का स्क्वायर का सम। स्क्वायर का सम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों वेक्टर कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। समझ गए? तो ए एन तब नहीं आता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं आता, ठीक है। अच्छा अगर कर्व पाथ पे होगा तो किसका आना तय है, ए एन का। ए टी आए ना आए ये किस्मत की बात है। जैसे देखना आप, इस बार स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। आप बताओ कौन सा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा? ठीक है वाला ए टी। ए टी होता है डी बाई डी टी, रट लो इस बात को कैसे भी करके, जीरो हो जाएगा। पर ए एन होता है वी स्क्वायर बाई आर सी। अगर पार्टिकल चल रहा है उसके पास कुछ स्पीड है तो ये बात कंफर्म है कि अगर वो कर्व पाथ पे चल रहा है तो उसका आर सी भी होगा, होगा ना आर सी हर पॉइंट पे। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन केवल इस तरफ आ जाएगा, ये वेलोसिटी ए टी तो जीरो है तो केवल ए एन ही आएगा। तो ए आपका केवल ए एन हो जाएगा उस केस में। ए वेक्टर किधर आ जाएगा, ए एन की दिशा में। अरे दो कंपोनेंट होता है ना ए एन और ए टी। ए टी तो जीरो है तो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये रहा आपका ए। इस बार कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि वेलोसिटी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री केवल तब होगा जब आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए? अब लिख लो, वेन पार्ट लिखना क्या, सब दे रखा है, फटाफट लिखो इसको। तो 90 से ज़्यादा कब होगा, समझ में आ गया। 90 से कब कम होगा, समझ में आ गया। और क्या क्या होगा सब आपको समझ में आता है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है उस नेट फोर्स का पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस केस में फोर्स एम ए होता है क्या, फोर्स एम ए होता है क्या? अगर ए इस तरफ है तो नेट फोर्स का लग रहा होगा, इतना ही लग रहा होगा ना। कितना होगा, एम ए वेक्टर। अब बताओ इस फोर्स का पावर कैसा आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? एफ डॉट वी भूल गए क्या? थीटा 90 से कम है, पावर कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ बताओ नेट फोर्स का लगेगा, इधर लगेगा ना नेट फोर्स, कितना लगेगा? अब इस फोर्स का बताओ पावर कैसा आएगा, नेगेटिव। और यहाँ बताओ कैसा आएगा, तो ये भी एक खास बात है कि जब पार्टिकल का ये सब होगा तो हम बता सकते हैं कि उसमें पावर कितना आ रहा होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एफ वी कॉस थीटा। पावर डिलीवर बाय एफ नेट इज एफ नेट डॉट वी, क्योंकि हो जाएगा एफ नेट वी कॉस थीटा। एफ नेट होता है एम ए वी कॉस थीटा। ये लिख लो आप, काम आएगा कभी ना कभी तो आपके। ये पावर कितना है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, सब निकाल सकते हो आप। अपने डायग्राम में बना लेना है सब।
तो स्पीड बढ़ने पर आपको वैसे भी पता होगा, पावर अगर पॉजिटिव होता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। और अगर पावर नेगेटिव होता है इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर पावर 0 हो इसका मतलब कुछ एनर्जी दे नहीं रहा आप उसको, तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। वो सारी बातें आ गई यहाँ पे, समझ गए? ठीक है। देख लिया आप सब लोगों ने? Yes, sir. आगे बढ़ा जाए। लिख लिया क्या सबने? बोलो फटाफट। नहीं लिखा अभी तक, लिखो फटाफट, लिखो इसको। बहुत सारी चीजें इसलिए मैंने आज कहा कि आराम से लिख लो भाई। ये क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे फिर तो आप फटाफट ले लोगे, लेकिन ये थ्योरी है, अभी इसको समझ लो आप। क्या आप सबको ये क्लियर हो गया कि नॉर्मल एक्सेलरेशन केवल कब आ सकता है, जब पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ पे चलेगा। ठीक है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन नहीं आ सकता? ठीक है, No, टेंजेंशियल no. एक्सेलरेशन तो हर केस में आ सकता है, बस एक ही शर्त है कि स्पीड क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अब लिख लो, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, d/dt। और नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, v²/rc। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा जो आपके सामने अब होने वाला, सुनना आप, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ये पार्टिकल चल रहा है, ये वेलोसिटी है, ए वेक्टर आपको दे रखा होगा, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा वी वेक्टर, और ये इनके बीच में एंगल है थीटा, होगा ना थीटा। आपको पता है ये ए वेक्टर जो आपने लिखा है ये आया कैसे होगा, इन दोनों का समी से तो आया होगा। एक को ए टी बोलेंगे और एक को ए एन बोलेंगे, इन दोनों के सम से आया होगा कि नहीं आया होगा, बोलो आप बताओ। ये ए टी और ए एन आएंगे कितने? अगर आपसे कोई पूछे कि ए टी ए एन के सम से आपने ए वेक्टर लिखा है ना, तो ए वेक्टर इन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो व्हाट इज ए टी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से भी करोगे या डायरेक्ट जो कंसेप्ट है ए कॉस थीटा, और ए एन कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भी एक तरीका होता है ए टी और ए एन निकालने का। ये तब काम आएगा जब आपके पास दोनों वेक्टर होंगे। कौन कौन से? ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। अगर आपके पास ए वेक्टर और वी वेक्टर दोनों है तो आप इस फॉर्मूले से ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा से टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। याद रखना ए टी का मतलब डी वी अपॉन डी टी भी होता है, और इसका मतलब v²/rc भी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चलेगा, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हमने बना लिए, एक टेंजेंशियल जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या तो अपोज या सेम, और एक उसके हमेशा परपेंडिकुलर जिसको हम कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल के पास कर्व्ड पाथ पे चल रहा है लेकिन पार्टिकल के पास कोई स्पीड ही नहीं है, अगर आपका पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चल रहा है और उसके पास क्या नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, तो बताओ उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो, 0। क्यों भाई, ऐसा क्यों? नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/rc होता है। अब लिखो, इफ पार्टिकल इज मूविंग ऑन कर्व्ड पाथ एंड एट सम इंस्टेंट, if particle is moving on curved path and at some instant its velocity becomes 0, and at some instant its velocity becomes 0, at some instant its velocity become 0, its velocity become 0, then at that instant its normal acceleration is 0, then at that instant its normal acceleration is equals to 0। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन कब 0 हो जाता है और कब 0 नहीं होता। क्या आप सबको ये सारी कहानी समझ में आ गई? अब जब ये सबको समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन करेंगे आपके सामने सवाल। अब से सवाल होंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो आपने अब तक पढ़ लिया है। पहला सवाल, एक आसान सवाल आपको देते हैं।
एकदम लल्लू सवाल। देखिए सवाल क्या है, ये एक पैराबोला है और इस पैराबोला की इक्वेशन मैंने आपको वही दे दी जो रिपीट कर दी है। चाहो तो डिफरेंट इक्वेशन ले लेते ताकि आपको मजा आए। ये लीजिए सवाल क्या है, डिटरमाइन, पहले लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। A particle is moving at constant speed of 4 meter per second. A particle is moving at constant speed of 4 meter per second along parabola. Along parabola. Along parabola. When it passes through origin. When it passes through origin. When it passes through origin, determine its acceleration. When it passes through origin, determine its acceleration. When it passes through origin, determine its acceleration. जब ये origin से पास होगा आपको तब इसका acceleration निकालना है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आइए सवाल को करते हैं। देखो बच्चों, जब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक्सेलरेशन का आपको दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक एटी और एक एन। आप बताओ एटी कितना होगा? 0। आप बताओ 0 कैसे होगा? कांस्टेंट स्पीड। तुम बताओ एटी को 0 कैसे बोला? तुम बताओ एटी को 0 कैसे बोला? वेरी गुड, स्पीड कांस्टेंट है। आप जानते हो एटी का फॉर्मूला होता है डीवी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और जब कोई एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब डीवी अपॉन डीटी कितना होगा? 0 होगा। तो एटी 0 होगा। क्या आप सबको समझ में आ गया एटी 0 कैसे हुआ? कांस्टेंट स्पीड। अभी एक स्टेटमेंट लिखा है बेटा बड़े आराम से, क्या लिखवाया था कि अगर पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। उसके बावजूद आप नहीं बता पाते हो, बहुत दुख होता है मुझे उससे। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? v²/rc। आपका पार्टिकल यहाँ पर है तो यहाँ का आपको rc पता होना चाहिए। स्पीड तो पता है ना, यहाँ पे कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। क्या नहीं पता है आपको? rc निकालो, rc कितना होता है? rc का फॉर्मूला आज की क्लास में भी शुरू में लिखाया था, वही फॉर्मूला है, लगाओ और rc बताओ कितना आ रहा है। जब मिल जाए ना rc, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है rc? 1/6। 1/6। ठीक है, बाकी लोग भी निकालो भाई फटाफट। वन बाय सिक्स। आरसी निकाल लिया सबने? कितना आया? मैंने मान लिया कि आपने निकाल लिया होगा। कैसे निकाला? बाई सर 1/6। 1 प्लस 1/6 dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन दिस वन। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया है, वैसे ही कर लेना। जिनको नहीं निकल रहा वो कोशिश करना। ए एन कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1/6 यानी 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया ए एन। ठीक है, अब जब आपको मालूम है कि 80 0 है और ए एन इतना है तो एक्सेलरेशन यही होगा, तो आपका एक्सेलरेशन ए एन ही हो जाएगा यानी 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर आई कैप जे कैप के कैप में लिखा होता है। तो आप बताओ मैं क्या लिखूं? क्या बता सकते हो? इस पॉइंट पे एन कैप ऊपर ही आएगा और टी कैप इधर आएगा, एक्सेलरेशन इधर ही आ रहा है, एन कैप में आ रहा है ना, ए एन के बराबर। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? वाई। तो ए वेक्टर को आप लिखोगे 96 जे कैप। कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो उसका मैंने आपको आइडिया दिया। क्या आप सबको ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है, अगला सवाल। अ पार्टिकल इज मूविंग इन xy plane. A particle is moving in xy plane. At a particular moment, its acceleration is 3i cap plus 2j cap and velocity vector is 2i cap minus 4j cap. Determine the rate of change of speed. Determine the rate of change of speed. Determine the rate of change of speed. Determine the rate of change of speed as well as radius of curvature of path, as well as radius of curvature of path,
as well as radius of curvature of path at the given instant, as well as radius of curvature of path at the given instant. करिए। आप बोलोगे सर इसमें क्या करना है, आपको समझाते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में जब आपसे पूछा गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताओ, तो एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालनी ना, मतलब आप मुझसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहे हो जो कि dy/dt होता है। अब बच्चे के दिमाग में आएगा, बच्चा मतलब आपकी बात चल रही है कि सर dv/dt के लिए v चाहिए। आप बोलोगे सर v तो दे रखा है। भाई ऐसा है, ये v एक पर्टिकुलर समय का है, आपको v एज अ फंक्शन ऑफ t नहीं दिया हुआ। अगर एग्जामिनर आपको v एज अ फंक्शन ऑफ t देता, सुनना, मान लो ऐसा देता, मान लो ऐसा कुछ दे देता, ये दे दिया मान लो मैंने, या ये भी छोड़ो, सिर्फ यही दे देता, आप बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आप कैसे निकालते हैं? पहले आप v निकालते हैं, ये जो आया ना नया फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। कब? अगर आपको v वेक्टर किसका फंक्शन दे रखा होता है, टाइम का, तो पहले आप स्पीड निकालते और उस स्पीड का डिफरेंशिएशन करते तो at मिल जाता। पर आपके पास ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, आपको वेलोसिटी वेक्टर टाइम का फंक्शन के रूप में नहीं दे रखा, आपको स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दे रखा, तो आप डिफरेंशिएशन तो करने से रहे। समझ में आ गया? ओ माय गॉड, ये तो हो गया खत्म। दूसरा आपको चाहिए था आरसी, वो आपको यहीं से मिलेगा। जिस इंस्टेंट पर आपको आरसी चाहिए उस इंस्टेंट का स्पीड पता होना चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। उस इंस्टेंट का क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल एक्सेलरेशन। वो कैसे मालूम पड़ेगा? आप बोलोगे सर ए दे तो रखा है, वो जो ए दे रखा है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें से नॉर्मल कौन है वो आपको निकालना है, और उसमें से टेंजेंशियल कौन है वो भी आपको निकालना है। उसका एक तरीका वो सुन लो क्या है। आप जानते हो ए वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर ये रहा, मेरी इच्छा वैसे बना दिया मैंने, इनके बीच में एक एंगल होगा। आप सबको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था? ए कॉस थीटा, याद करो आप। और नॉर्मल का कितना आया था? ए साइन थीटा। अब आप बस कैसे भी करके ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा निकालने की तैयारी करो। कैसे निकालेंगे ए कॉस थीटा? या तो थीटा निकाल लो इन दोनों के बीच का, डॉट इन दोनों प्रोडक्ट। के बीच का थीटा कैसे निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट। कोई तरीका है आपके पास? Yes, आपको मैं sir. समझाता हूँ। आप ए डॉट वी करोगे ना, वो आएगा ए वी कॉस थीटा। एग्री? अगर आपको सिर्फ ए कॉस थीटा निकालना है तो वो तो यहीं से मिल जाएगा, पर आपको तो ए साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो आप थीटा निकालो पहले, कितना आएगा कॉस थीटा? ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन ए वी। ये बताओ ए डॉट वी कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट करो इन दोनों, कितना आएगा? 6 माइनस 8 Minus अपॉन ए वी कितना आएगा? ए वी, ए वी का मतलब होता है ए का मैग, इसका दोनों का मॉड मॉड निकालो। ए मतलब कौन है? मॉड 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। वी कौन है? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कॉस थीटा निकाल लो कितना आ रहा है। कॉस थीटा कितना आ रहा है? -1 अपॉन रूट 65। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों निकल के आ रही है -1 अपॉन रूट 65। कंफर्म कर लेना अभी आ रही कि नहीं आ रही है। ये आ रहा है? और किसी का आ रहा है कि आंसर? ये लोग ऐसे ही मुंडिया हिला रहे, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ऐसे ही मुंडी में था ना, वाकई में आ रहा तो बोलना। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या हो रहा है आपका बताइए? yes, सर sir. यही आ रहा है। कमाल है, पहली बार ऐसा हुआ है, सब यही बोल रहे यही आ रहा है। कॉस थीटा -1/√65। अगर कॉस थीटा नेगेटिव है इसका मतलब थीटा 90 से ज्यादा है, बस ये है ना इसका मतलब। तो साइन थीटा बताओ कितना आ रहा है? साइन थीटा पॉजिटिव में आएगा, लेकिन कितना आ रहा है बताओ? कॉस थीटा से साइन थीटा नहीं निकाल सकते आप। 8/√65 ये कैसे आया? मेरे हिसाब से 8 तो नहीं आ रहा होगा यार। देखो 65 का स्क्वायर करोगे 65 माइनस 64 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो 8 अपॉन, चेक करोगे कितना आ रहा है? ये 8 आ रहा है क्या? upon सही है सर, 8 ठीक है। है, 8 अपॉन √65 आ गया। इसको प्लस में लिखेंगे, साइन थीटा माइनस में नहीं आएगा। कॉस थीटा जब नेगेटिव होगा तब भी साइन थीटा किस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि थीटा आपका 90 से बड़ा है। ठीक है, अब बताओ an और 80 निकाले पहले अपन। 80 कितना आएगा? a cos थीटा। a कितना है?
कितना आ जाएगा ये? मेरी डेटा अच्छे नहीं है लेकिन अच्छा आंसर आएगा आपके सामने, कितना बात करो, √13 और कॉस थीटा कितना है 1/√65 -1 कितना है ये -1/√5 Yes, sir. -1/√5 ये आ गया dv/dt। माइनस में आने का मतलब स्पीड क्या हो रही है इस समय, स्पीड क्या हो रही है इस समय, घट रही है। स्पीड डिक्रीज। आगे सबको समझ में? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आ चुकी है। अब क्या बचा है an। an कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे a sin थीटा से। a कितना है √13 और sin थीटा कितना है 8/√65। कितना आ गया ये 8/√5। देखो बच्चों नॉर्मल एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, एग्री? नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम एक और चीज के बराबर करते हैं, किसके? v²/rc के। यहाँ से आपको rc मिल जाएगा 8/√5। स्पीड कितनी है आपके पास जो भी है लिख देना फटाफट, rc आ जाएगा v²√5/8। v² निकालते बन कितना आ रहा है v²? 2√5। 16 और 4 20 आ रहा है क्या? Yes, ठीक है। sir. तो 20 × √5/8 कितना आ जाएगा ये 5√5/2 आंसर आ गया। क्या आप सबको ये सवाल समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पर ए वेक्टर और वी वेक्टर पता हो, जैसे मैंने आई कैप जे के फॉर्म में दिया है, कभी कभी बिना आई कैप जे के फॉर्म में भी आएगा, तो डायरेक्शन का एंगल दे रखा हो, तो आप ए और वी के बीच का अगर एंगल पता हो तो आप क्या क्या निकाल सकते हो? ए कॉस थीटा AT, ए साइन थीटा AN और AN का v²/RC बहुत कुछ निकाल सकते हो आप, अगर आपको क्या पता हो ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। लिख लो फटाफट इसको, अगला सवाल लेते हैं। वापस से बोलो, डिवाइड करके मतलब और कोई तरीका होता ही नहीं है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का। मैंने क्या बताया? मैंने बताया नहीं आपको, एक बार भी नहीं बताया। थीटा निकालने का तरीका क्या बताया मैंने आपको? मैं तो आपको वेक्टर भी कभी नहीं पढ़ाया, सही बात तो ये है। मैंने आपको ये बताया नहीं कभी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकलता है। पर आज के बाद आप ध्यान रखना, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का यही तरीका होता है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। आ गया सबको समझ में? बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ गया तुमको? उसने समझाया, समझ में आया कि नहीं आया तुमको? मैं इतना ढंग से समझाता हूँ तब तो समझ में आता नहीं है, वो समझाता है तुम्हें सब समझ में आता है। अजीब बात है कि नहीं है? मतलब मैं इतना मेहनत करके समझाता हूँ तब तुम्हें समझ में नहीं आता। वो बाजू वाला बच्चा मुझसे ही समझ के तुमको समझाता है, तुम्हें सब समझ में आता है। अच्छा, छोटी बातें होती है। अच्छा समझ गया मैं। कई बार दोस्त हेल्प करते हैं, उल्लू भी बना सकते हैं दोस्त, ध्यान रखना ये बात, है ना? तुम्हें कुछ और बता दे, तुम्हारा काम चल रहा है, हाँ हाँ आ गया मुझे समझ में, ऐसा है। इस बात का है, मुझसे पूछ लिया करो, डाउट पूछना है तो, और मुझसे डाउट पूछो तो ढंग से पूछा करो कि क्या पूछ रहे हो, ये पता होना चाहिए आपको क्या पूछ रहे हो। आपको ये पता ही था क्या डिवाइड, कौन सा डिवाइड करूँ मैं, इन दोनों को डिवाइड करूँ मैं? उससे तो कुछ नहीं आएगा। tan थीटा भी 80/an आएगा, 80n दोनों ही नहीं पता आपको। अच्छा ठीक है, सबको समझ में आ गया चीज। चलिए अब अगला सवाल लीजिए आप। ये लीजिए, लिखिए अ पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन with variable velocity. A particle is moving in xy plane with variable velocity. Determine a vector an at rc at t is equals to c/√3b सेकेंड। इस टाइम पे आपको मालूम करना है ये सब चीजें जो मैंने आपसे पूछी है, एक एक चीज पूछी है मैंने आपसे। ए वेक्टर पूछा है, एन पूछा है, अरे ए वेक्टर तो हटा ही दो, ए वेक्टर नहीं पूछा मैंने, ये तीन चीजें पूछी है, एन एटी और आरसी, तीन चीजें पूछी है मैंने वापस से। ठीक है, किस टाइम पे पूछी है? c/√3b। करिए
सी प्लस बी टी जे कैप टी रूट 3 बी 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 मतलब बी, ये लो बी आ गया समझ में, बी बी है बी भाई, इसको कैसे लिखे बी ऐसे लिखते थे, चलो ठीक है अब समझ में आ गया, वो बी है बी, वो भी क्या है बी है, ये लो बी। अब करके दिखाओ क्या क्या पूछा है मैंने आपसे, अगेन ए एन ए टी। देखो पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है, पिछले सवाल में आपको ए और वी दोनों दिया था, किसी जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछा था ना सब कुछ, उस टाइम पे आपको ए और वी दोनों वेक्टर दिए थे। इस क्वेश्चन में आपको वी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया है, जिस टाइम पे आपसे पूछा है उस टाइम की वैल्यू पुट करके आप वी तो निकाल सकते हो, लेकिन ए आपको निकालना पड़ेगा काइनेमेटिक्स वाले फंडे से। अगर वी वेक्टर आपको दे रखा हो तो ए वेक्टर निकालना आता है आपको, अगर आपको आई केप जे केप फॉर्म में वी वेक्टर Yes, दे रखा हो sir. तो ए वेक्टर निकालना नहीं आता क्या, तो निकालो पहले ए वेक्टर। जैसे ही ए वेक्टर मिल जाएगा ना, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन हो जाएगा जो भी थोड़ी देर पहले किया था। आप पहले सॉल्व तो करो, ए वेक्टर निकालो सही, फिर सोचना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो बाद में बात की बात है, आप पहले सॉल्व तो करो। पहले मैं ए वेक्टर निकालता हूँ फटाफट। ए वेक्टर होता है डी वी वेक्टर बाई डी टी। जब मैं ए वेक्टर निकालूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी हो जाएगा और जे कैप आ जाएगा, तो ए वेक्टर आ गया आपके पास बी जे कैप। आ गया समझ में, क्या आपके पास दो वेक्टर आ गए, अरे आए कि नहीं आए दो वेक्टर, ठीक है। ये किस टाइम का एक्सेलरेशन है, हर टाइम का यही है। अब वी वेक्टर भी निकाल लो उस टाइम पे जिस टाइम पे आपसे पूछा जा रहा है, टाइम क्या है आपके पास सी आई कैप प्लस बी, यहाँ क्या लिखोगे सी बाई रूट 3 बी, ये लिखोगे ना कितना आ जाएगा सी, सी अगर बाहर ले ले तो आई के प्लस 1/√3 जे के भी आ जाएगा, वी वेक्टर भी आ गया आपके पास। अब बताओ जब ए वेक्टर और वी वेक्टर दोनों आपके पास है तो क्वेश्चन आपको करना आता है कि नहीं आता, कर दो फटाफट, अब तो करो, आपका इंतजार करेंगे अब कितना आता है आपका आरसी, देखे अब सबका आरसी सेम आना चाहिए। ए वेक्टर आपके पास है, जैसा पिछला क्वेश्चन था ना 2i के प्लस 3j के, वैसा ही तो क्वेश्चन हो गया अब ये। अब मैं उम्मीद करूंगा 3 मिनट में आरसी आ जाएगा आप सबका। आरसी बता रहे हो कितना आया, देखना तो मुझे आंसर मेरे पास भी है, नहीं है मेरे पास भी आंसर, मेरे पास नहीं है, ये आपके जैसे ही बच्चे होते हैं सॉल्व तो करते नहीं है पूरा। बताओ भाई तुमने किया ना सॉल्व, बताओ आरसी कितना आ रहा है, सी स्क्वायर अपॉन 3, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है क्या, और नीचे रूट 3/2। ठीक है चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। सबसे सर पहले थीटा ए रूट वेक्टर मेरे 3/2 पास है ये रहा, और वी वेक्टर मेरे पास है सी आई कैप प्लस सी/√3 जे कैप। पहला स्टेप है कॉस थीटा निकालना, ये रहा फॉर्मूला कॉस थीटा का, लगा दे। जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का तो वो सिर्फ ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा C/√3, फिर आप मॉड ऑफ ए लिखोगे वो बी आएगा, फिर आप मॉड ऑफ वी लिखोगे वो कितना आएगा, निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे, कितना आ जाएगा सी कितना आ रहा है बच्चों 2C/√3 आ रहा है क्या, चेक करो 2C/√3 ये आ रहा है क्या, चेक तो आप ही को करना पड़ेगा ना, आप चेक करोगे तो बताओगे Yes, मुझे। sir. ये आ रहा है क्या, सब लोग चेक करेंगे। cos थीटा 1 आ रहा है मतलब, नहीं cos थीटा हाफ आ रहा है, क्या cos थीटा हाफ आ रहा है क्या, बताओ ना कुछ तो। sin थीटा कितना आ रहा है, ठीक है। अब जब sin थीटा cos थीटा आ गया तो निकाल दो ना एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल नॉर्मल सब, 80 हो जाएगा a cos थीटा, a कितना आपके पास b, तो b हाफ, हालांकि 80 निकल गया, एक आंसर तो आ गया, चलो b/2। अब ए एन निकालते हैं, ए एन कितना है a sin थीटा, ये तो आपके पास b है और sin थीटा √3/2 है, चलो ये भी आ गया। अब केवल कौन बचा आर सी। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन आपने निकाल दिया ना b√3/2,
और v कितना है आपका, वो निकाल रखा आपने 4c²/3 RC आ जाएगा। तो यहाँ से RC का वैल्यू कितना आ रहा है निकल के, देखो आप 8c² / 3√3b। क्या ये आया था तुम्हारा आंसर? तुम बताओ, तुम्हारा आंसर ये था क्या? अलग था, ठीक है। क्या आप सबको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कुछ कुछ? बोलिए। कैलकुलेशन करने में थोड़ी आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। एक cos थीटा sin थीटा मैंने दोबारा सेम क्वेश्चन किया है, बस क्या चेंज किया मैंने आपके सामने पहले और दूसरे क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में दोनों दे रखे थे, ए वेक्टर वी वेक्टर। दूसरे में क्या किया, वी वेक्टर पकड़ा दिया और ए वेक्टर आपने खुद ने निकाला डिफरेंशिएट करके। उसके बाद तो पूरी की पूरी कहानी वही है जो आपने पहले करी है, सेम क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया आपको? Yes, sir. एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या आज? तो लग रहा है Yes, मुझे। sir. Yes, यस sir. सर ठीक है, आ गया। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही है। अगर समझ में ना आया तो आपको बोलना होगा नहीं समझ में आया, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के लिए। लिख लिया सबने? Yes, sir. फटाफट। Yes, sir. ऑफलाइन वाले बच्चों फटाफट लिखो इसको, आपका इंतजार कर रहे हो कि आप कब लिखोगे और कब आगे बढ़ेंगे। हम भी सर। चलिए एक और बार क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इस बार पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो ऐसे दे रखी है। देखिए, पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन with variable velocity, with variable velocity। देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका एक कंपोनेंट लगातार कांस्टेंट है, लेकिन जे वाला कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट के हिसाब से बदल रहा है। दिख रहा है आप सबको? आपसे पूछा जा रहा है कि an कितना होगा, at कितना होगा, rc कितना होगा जब x कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपको पता है कि ये तीनों चीजें आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास a वेक्टर भी हो और v वेक्टर भी हो, दोनों वेक्टर एक पर्टिकुलर जगह पर हो जहाँ पे बोला गया है। उसके बाद तो आपको पता ही ये सारी कहानी सेम है। तो आप बस ये बताओ क्या आप a वेक्टर निकाल पाओगे? Yes, sir. V निकाल के dv by दिखाओ क्या आ रहा dx है। व्हाट इज x यार? x इज x कोऑर्डिनेट। कौन है x? x कोऑर्डिनेट है। निकाले अपन a निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? d वेक्टर बाई dt। कर दो डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? आप बोलोगे सर कर ही लेंगे, इसका तो 0 आ जाएगा, इसका कुछ आ जाएगा 3dx/dt। ठीक है, व्हाट इज dx/dt? velocity. नहीं पता आपको dx/dt क्या होता है? v नहीं होता, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होता है। शायद आप भूल गए, काइनेमेटिक्स में dx/dt vx होता था, dy/dt vy होता था। तो आप इसको बोलोगे v कंपोनेंट अलोंग x। अब देख के बताओ, अगर आपको ऊपर दिखता हो कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x था क्या? 2 था, तो 2 लिख दो यहाँ पे। अरे ऊपर देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये कंपोनेंट है v का। कौन सी एक्सिस के अलोंग? x एक्सिस के अलोंग। आप इन क्वेश्चन से कुछ सीख भी रहे हो, नहीं सीख रहे हो, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन चले जा रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हर बार हम चालाकी क्या कर रहे हैं, हम हर बार a और v वेक्टर निकालते हैं, बार बार एक तो दिया होता है दूसरा निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना, मान लो यहाँ पे dy/dt होता तो क्या होता? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ये समझो कुछ कुछ चीजें है ना। तो dx/2 आ जाएगा 3 × 2 j कैप, यानी 6 j कैप आ जाएगा। अब आपके पास a वेक्टर आ चुका है, v वेक्टर आपके पास है ही। अब करके दिखाओ इस बार RC कितना आता है। देखिए सबका RC सेम आता है कि अलग अलग आता है। जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे हमें दोनों पता होने चाहिए। ये तो पता ही है हर जगह सेम है, कौन सा चीज हर जगह डिफरेंट है? v। निकाल के दिखाओ RC कितना आ रहा है।
मान लो निकल जाएगा, क्या निकाल रहे हो आप? तो निकालिए। ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर आया? ऑफलाइन वालों आया? आ गया आंसर? बोलो क्या आया आंसर? अभी थीटा निकाला क्या आपने? सब कुछ निकाल के बताओ। आरसी कितना आ रहा है? मुझे आरसी चाहिए। √10 आ रहा है सर। हो जाएगा? मान लो मैं हो जाएगा ना? ठीक है, लिख लो, ये तो हो जाएगा। लिखो √10 हो जाएगा, लिख लो हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज में से आप रिपीट मत करवाओ। एक खास बात और सुन लो, अगर आपको वेलोसिटी ऐसा दे रखा है, देखना बच्चों, सुनो मेरी बात, ये दे रखा है, चलो छोड़ो, खत्म करो, आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों अगला सवाल लीजिए। एक पार्टिकल अपन ने यहाँ से फेंका है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 37 डिग्री एंगल है। डिटरमाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ दिस पार्टिकल एट प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्टाइल मोशन चालू हो रहा है अभी आपके सामने। एक पार्टिकल को आपने फेंका है, नीचे ग्रेविटी लग रहा है। डिटरमाइन द रेडियस of curvature of path of this particle. Determine the radius of curvature of path of the particle at the point of projection. आपको पता है ये कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, और जब कोई चीज कर्व्ड पाथ पे चलती है तो कर्व का हर एक पॉइंट अपने आप में एक सर्कल का रेडियस होता है। वही रेडियस निकलवा रहा हूं मैं आपको लगातार, राइट? हर बार आपको एक ही तरीका बताया है और वो तरीका है कि आप पहले an निकाल लो और उसको v स्क्वायर बाई आर सी के बराबर कर दो। और an और at निकालने का आपको तरीका क्या बताया है कि a वेक्टर आपको दे रखा होगा। क्या इस क्वेश्चन में आपको a दे रखा है? क्या आपको इस पार्टिकल का a पता है? नो। यस सर। ये रहा ना, भूल गए क्या आप? ये रहा एक्सेलरेशन, दे दिया ना आपको a। क्या आपको a और v के बीच में एंगल दिख रहा है? कितना है? 90 + 37। तो यहाँ पर एक चीज का फायदा हो रहा है, वो फायदा है कि आपको एंगल निकालना नहीं पड़ रहा। पिछले तीनों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ रहा था? कॉस थीटा। इस बार आपको कॉस थीटा नहीं निकालना, थीटा तो दे रखा है आपको। कितना है थीटा? 90 + 37। निकालो an कितना आ रहा है। मैंने आपसे आरसी पूछा है, तो आरसी के लिए आपको पहले an निकालना पड़ेगा। व्हाट इज an? एक्सेलरेशन साइन थीटा। 4/5। ये तो 10 है, और एंगल कितना है? 90 + 37। कितना आ जाएगा? 10 cos 37। 10 × 4/5। कितना आ जाएगा ये? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? an इतना हो गया। इस an को किसके बराबर करोगे? v स्क्वायर बाई आर सी के। क्या आपको v पता है? आप बोलोगे हाँ सर पता है, 10 है। 100/RC, RC आ जाएगा 100/8। सिंपल। डाउट किसी को सवाल में? मैं आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट पर पूछ सकता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। बस आपको उस पॉइंट पर यह मालूम करना पड़ेगा कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है। अभी कितना एंगल है? 37। मान लो इस जगह पे पूछूं मैं, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल का एंगल नहीं चाहिए, एंगल तो मुझे जी के साथ चाहिए,
लेकिन हमें ये एंगल तभी मिलेगा जब हमको ये पता होगा कि ये कितना एंगल है। नहीं समझे क्या आप? इस केस में ये एंगल कितना आ जाएगा? मान लो ये एंगल आपको दे रखा है 12 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90-12। तो इसलिए आपको एंगल प्रोजेक्टाइल मोशन में निकालना आता है। आपको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाया गया था, तब आपको किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होता है वो निकालना आता है। इसलिए मैं आपसे किसी भी टाइम पे क्या पूछ सकता हूँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ। क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? यस सर। तो आपने इस पॉइंट पे निकाल दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे निकालो। डिटरमाइन आरसी एट द हाईएस्ट पॉइंट। निकालो ना, आप निकालना तो पड़ेगा आपको। इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ मैं, डिटरमाइन आरसी एट द हाईएस्ट पॉइंट। 6.4 आंसर आ रहा है। 6.4 हाईएस्ट पॉइंट पे आंसर 6.4। 6.4 हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या लिखी तुमने? 10 cos थीटा। वेरी गुड, सही लिखा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 10 cos थीटा ही होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन किधर था तुम्हारा? ठीक नीचे की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या था? ऑलरेडी परपेंडिकुलर। थीटा कितना था? 90 डिग्री। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन वो खुद ही था। ए साइन थीटा आप निकालोगे ना, थीटा 90 पुट करोगे तो वो खुद ही आ जाएगा। एग्री? ये नॉर्मल ही है आपका, नॉर्मल हो गया एक तरह से। एग्री? तो बस 10 = 10 cos 37 का स्क्वायर अपॉन RC कर देना आप। अगर आप इतना कर पाए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये क्लियर है। अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको वो यूज करवाऊंगा जो आप ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हो। आपको तो पता है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है आपने पहले से ही। मान लीजिए आपने एक पार्टिकल को फेंक दिया। देखो भाई, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आपने पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है। फेंकने के बाद इस पॉइंट पर स्पीड है v1 और इस पॉइंट पे स्पीड है v2। हमने पार्टिकल को फेंक दिया, दो अलग अलग जगह पे स्पीड v1 और v2 है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इफ v2 अपॉन v1 इज 1/2, जैसे से ऊपर जा रहा है स्पीड कम होती है, तो यहाँ की स्पीड इसकी आधी है। हो सकता है ये 1/n लिखते हैं अपन, जनरलाइज n की टर्म में। डिटरमाइन, जनरलाइज कर रहे हैं बच्चों पर। डिटरमाइन RC एट 2 रेशियो RC एट 1। इसका जो आंसर आएगा वो रट लेंगे, लेकिन एक बार निकालते हैं कितना आता है। आपको निकालना है। दो जगहों पे आपको स्पीड पता है, v1 v2। उन दोनों की जगह पे RC1 RC2 निकालना है और फिर आपको उन दोनों का रेशियो बताना है कि क्या होगा। बताओ। आइए करते हैं सवाल को। अपन पहले v1 निकालते हैं, फिर v2 अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। या अपन एक जनरलाइज केस लेते हैं। आपने v0 से फेंका है और किसी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड v हो गई है और उस समय ये एंगल भी कितना हो गया होगा? फाई। शुरुआत में आपने थीटा से फेंका होगा, अभी फाई एंगल है। एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ। कितना है? g। बताओ नॉर्मल कितना आ रहा है? ए साइन 90 + 5। कोई डाउट है किसी को इसमें? अभी तक आपको याद ही नहीं हुआ। ए साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है, ए कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हर बार कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ए साइन थीटा। तो समझो ना इस बात को। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा तो खुद ही निकाल लो ऐसे कंपोनेंट। एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये नॉर्मल कहलाएगा और ये टेंजेंशियल कहलाएगा। खुद भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से निकालोगे या खुद निकालोगे, एक ही आएगा आंसर। ए कॉस फाई आ गया ना, ए कॉस फाई। अब बताओ इसको अपन v² RC लिखेंगे तो आप बोलोगे सर RC आ जाएगा v² अपॉन
ए कॉस फाई। एग्री? अच्छा, पर आप इस फॉर्मूले से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जगह फाई भी तो अलग अलग होगा, इस फॉर्मूले से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन हमको ये पता है कि ये फाई कैसे निकलेगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ यूएक्स होगा, यूएक्स, तो वी कॉस फाई किसके बराबर होगा, यूएक्स के बराबर होगा। यहाँ से बताओ कॉस फाई कितना आ रहा है, वी स्क्वायर ए कॉस फाई आ जाएगा यूएक्स बाई वी, यानी वी क्यूब अपॉन ए यूएक्स। ये आपका आरसी का फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज यूएक्स? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला आपके सामने मैंने निकाला है, ये फॉर्मूला सिर्फ इस केस में वैलिड नहीं है। आप अगर किसी बिल्डिंग से भी फेंकोगे, किसी भी एंगल पे फेंकोगे, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, कैसे भी, हर केस में ये कंसेप्ट वैलिड रहेगा। आप डेरिवेशन देखो, ये हर बार क्या रहेगा, वैलिड। बात सबको समझ में आ गया? तो आपको एक खास बात मालूम पड़ी होगी, आरसी सीधे सीधे स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, नहीं है क्या? एक्सेलरेशन तो आपका जी है ना, जी। अरे ये लो, वी क्यूब जी यू एक्स। अब बताओ, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका आरसी किस पे डिपेंड कर रहा है, वी क्यूब पे। अब बताओ आरसी 1 और आरसी 2 का जो रेशो है वो क्या आने वाला है? आप बोलोगे v1 क्यूब अपॉन v2 क्यूब, और v1 अपॉन v2 कितना दे रखा है आपको? अब आपने को rc2 अपॉन rc1 निकालना था। रुको, कितना दे रखा है? 1/n तक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आपका जो rc है वो कितना होता है। क्या बता सकते हो आपका आरसी मिनिमम कब आएगा? जब आपकी स्पीड मिनिमम होगी। आपको लग नहीं रहा क्या आरसी केवल प्रोजेक्टाइल मोशन में आरसी केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? वी पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आपकी वी सबसे कम होगी तभी तो आपका आरसी मिनिमम होगा। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ऐसा, इसमें आरसी सबसे कम कहाँ होगा? हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट है। पे होगा। अगर आपने ऐसे फेंक दिया, देखना आप ध्यान से, आपके सामने फेंक रहा हूं मैं, ऐसे फेंक दिया, दूसरा फेंका ना आपने। अब आप बताओ जैसे जैसे नीचे जाता है स्पीड बढ़ती की घटती है? बढ़ती है ना, नीचे आने पे स्पीड बढ़ती है, सब बातें हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम आरसी कहाँ पर आएगा? जहाँ हाईएस्ट से पॉइंट। आपने फेंका था। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन इस केस में ऐसा हो रहा है क्योंकि आरसी प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। फॉर्मूला आपके सामने, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, चाहे आप पार्टिकल को किसी ऊंचाई से फेंको, चाहे जमीन से फेंको, कहीं से ही फेंको, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। आपको समझ में आ गया? तो जितनी कम स्पीड हो जाएगी आरसी उतना ही कम हो जाएगा। तुम बताओगे मुझे, जब पार्टिकल ऐसे चलेगा, खड़े हो जाओ फटाफट, आरसी लगातार चेंज होगा कि कांस्टेंट बना रहेगा? वेरी गुड, तुम बताओ। आरसी चेंज होगा, ये तो मालूम पड़ गया। ये बताओ जैसे जैसे हम चलेंगे आरसी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा घटेगा घटेगा, या कुछ और हो सकता है? स्पीड पहले कब बढ़ेगी? पहले तो स्पीड कम होगी ना। बैठ जाइए, पहले स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो आरसी भी क्या होगा? कम होगा। आरसी यहाँ मिनिमम पे आ जाएगा, फिर स्पीड बढ़ना शुरू करेगी, आरसी भी बढ़ना शुरू होगा। सबको समझ में आ गया ये बात? कोई डाउट? ठीक है, अब लिख लो, जहां स्पीड मिनिमम वहां पे आरसी मिनिमम, जहां स्पीड मिनिमम वहां आरसी मिनिमम, जहां स्पीड मैक्सिमम वहां आरसी मैक्सिमम, जहां स्पीड मिनिमम वहां आरसी मिनिमम, जहां स्पीड मैक्सिमम वहां पे आरसी मैक्सिमम। ये आप लिख लीजिए। कभी कभार हवा चलती थी, याद है आपको? जब हवा चलती थी तो एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन तब भी पैराबोला मोशन ही होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोलूं, देखना आप ध्यान से, पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक्सेलरेशन पार्टिकल का इस तरफ है, ए वेक्टर किसी और दिशा में भी हो सकता है। आपको समझाने के लिए एक दिशा बनाया, मतलब जब पार्टिकल चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। मान लो ये एंगल आपको दे रखा है,
लेट्स से 37 डिग्री एंगल। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरा आपसे सवाल है कि आप ये बताइए कि इसका जो आरसी है वो मिनिमम कितने टाइम बाद होगा। क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन दैट टाइम व्हेन आरसी बिकम मिनिमम ऑफ दिस पार्टिकल। डिटरमाइन दैट टाइम व्हेन आरसी बिकम मिनिमम। हाँ कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या कौन सा एंगल कांस्टेंट है? तो शुरुआत का है ना, स्टार्टिंग है। प्रोजेक्टाइल मोशन में शुरुआत में एक एंगल नहीं होता, वो एंगल हमेशा सेम रहता है क्या? चेंज होता है कि नहीं होता? ऐसे ही आप सोचो, आप ऐसे फेंकोगे, फोर्स उधर लगेगा। एक काम करो, अपनी कॉपी को घुमाओ, इतना घुमाओ कि आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन लगे। अब घुमाओ ना, आप कैसे घुमाओगे? आपको बताना पड़ेगा आपको कैसे घुमाना है इसको। पहले बना तो लो फिर घुमाना है। पहले बना लो, फिर इतना घुमाओ कि ए नीचे आ जाए आपका। इतना घुमाओ इसको कि ए आपका ऐसा हो जाए, जैसा एक्सेलरेशन हम आपको पढ़ाते थे ना पहले। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बता दूं मैं कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ए की दिशा में नहीं है, तो वो मोशन कौन सा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। वो पैराबोलिक पाथ ही चलेगा। जब हवा चलती थी, आप पार्टिकल को ऐसे फेंकते थे ना, उस केस में हवा भी चलती थी तो एक्सेलरेशन ऐसा हुआ करता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब भी कौन सा मोशन होता था? प्रोजेक्टाइल। याद रखिए, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी और ए के बीच में कुछ एंगल भी है, तो वो मोशन कैसा होगा? पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का नियम क्या था? आप पहले उल्टा कर लिया आपने, 90 से घुमा लिया। उसके बाद आपको ये एहसास हो गया होगा कि एक कंपोनेंट ए की दिशा में आएगा और एक उसके परपेंडिकुलर। यही करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। देखो ऐसे फेंकते हैं ना अपन, एक कंपोनेंट इधर लेते हैं, एक इधर लेते हैं, ऊपर लेते हैं। कुछ याद तो आता होगा थोड़ा बहुत। तो मैंने इसके दो कंपोनेंट ले लिए। कौन सा कंपोनेंट लगातार चेंज होगा और कौन सा सेम रहेगा? जो ए की दिशा वाला है वो तो चेंज होगा, पर जो ए के परपेंडिकुलर दिशा है वो कभी चेंज नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी यही सीन था। ए इधर था ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या रहता था? सेम। तो ये सेम रहेगा विथ टाइम। एग्री? इसके साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। यह कम हो रहा है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक कंपोनेंट लगातार कम होता था शुरू में, और वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बन जाता था? 0। तो ये कम होते होते एक दिन 0 भी तो हो जाएगा। जिस दिन ये 0 हो जाएगा ना बच्चों, उस दिन पार्टिकल की स्पीड मिनिमम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? और जिस दिन ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये बात सबको समझ में आ गई। मैं ऐसे कई सारे केस बना सकता हूँ, वो सब क्या होंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखना आप, आपने ऐसे फेंक दिया और एक्सेलरेशन पार्टिकल के इस तरफ है, ये भी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। बस इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन फील करने के लिए आपको अपनी कॉपी को घुमाना पड़ेगा। इतना घुमाओ कि एक ऐसा हो जाए, डाउनवर्ड आ जाए। फिर आप समझ जाओगे कि एक कंपोनेंट आपको वर्टिकल लेना है, जो ए की दिशा में आएगा वो चेंज होगा, और एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगा जो ए के परपेंडिकुलर होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या आप सबको बात समझ में आ रही है? आप घुमा चुके होगे अपनी कॉपी। तो आप बताओ, आपका आरसी का फॉर्मूला तो यही बनेगा। क्या होगा आरसी का फॉर्मूला? ये बताओ मुझे। आप बोलोगे सर फॉर्मूला होगा स्पीड का क्यूब अपॉन जी इंटू यू एक्स। व्हाट इज यू एक्स? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। आ गया समझ में? अभी तक आप समझे नहीं। कॉपी तो घुमाओ एक बार, कॉपी घुमाने के बाद समझ में आएगा आपको। कॉपी घुमाने के बाद, जब मैं आपको कॉपी घुमा के दिखाता हूँ, तो मैं कॉपी घुमाऊंगा ना, तो ए आ जाएगा नीचे। मैंने ऐसे घुमाई कॉपी, यू घुमा दी, और ये ऐसा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 37। ये डायग्राम बन गया। अभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ना, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा, और ये कुछ ऐसा चलेगा। राइट? आप हर बार घुमा लोगे अपनी कॉपी, बस हो गया काम खत्म। फिर तो मुझे समझाना ही नहीं था। तो ux का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा, या कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो आप बताओ, जब ये अपने इस पॉइंट पर होगा, तब एक वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी। केवल कौन सी बचेगी? हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाली। ये कितनी है? तो अपन एक काम करें, जब ये 0 हो जाएगा, जब ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा,
तब स्पीड क्या आएगी आपकी, मिनिमम। अब बताओ आरसी कितना आएगा। आरसी नहीं पूछा मैंने, टाइम पूछा है, आरसी भी निकाल देना आप। आता है ना उस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाना। 20 cos 37 माइनस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। टाइम निकाल देना कितना आ रहा है, 20 cos 37 अपॉन 2। इससे आपको टाइम मिल जाएगा, कितना आ रहा है, 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गई, क्वेश्चन खत्म। आल्सो डिटरमाइन दिस आरसी, आल्सो डिटरमाइन आरसी मिनिमम। बताओ, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना आरसी का, तो वी स्क्वायर अपन जी यू एक्स। क्या आपको यू एक्स पता है कितना है, निकाल तो रखा है कंपोनेंट आप। आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे जी लिखा था ना, आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए लिखो आप। ए कितना है, 2। वी क्या है, स्पीड। आप जब मिनिमम आरसी निकाल रहे हो तब स्पीड है कितनी आपकी, आप बताओ। उस पल जब 8वां सेकंड आपका हुआ तब उस समय स्पीड कितनी है आपके पास, 20 है क्या, नहीं है ना। कितनी स्पीड है आपके पास, खड़ा हो जाओ तुम बताओ, स्पीड कितनी है अपने पास, 8 सेकंड पर। वेरी गुड, 20 sin 37, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर एक कंपोनेंट खत्म हो चुका है, एक ही तो बचा है। स्पीड आ जाएगी आपके पास v sin 37। सब समझ में आता है आप लोगों को, बस शक्लें ऐसी बना के रखते हो कि कुछ समझ में नहीं आता। क्यूब, क्यूब लिख दिया मैंने, मिनिमम स्पीड लिख दी मैंने, और a की जगह लिखेंगे 2, और यू एक्स जो अपना शुरुआत में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था वो कितना था, इतना ही था, 20 sin 37, वही रहेगा हमेशा। सॉल्व कर लेना आंसर 14.4। क्या आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या आप ये समझ गए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। आपसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आरसी पूछ सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ सकते हैं, जहां से फेंका उस पे पूछ सकते हैं, दो जगहों पे आरसी को कंपेयर करवा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात मिनिमम आरसी भी पूछ सकते हैं और मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं। समझ गए। कंसेप्ट क्या है मिनिमम का, मैक्सिमम का, कि आरसी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो लिखा हुआ फॉर्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप उसे याद रखेंगे तो फायदा होगा, नहीं रखेंगे तो डिराइव करना आना चाहिए कि वो आया कैसे, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते। विदाउट वैसे ये पता ही होना चाहिए कि जब एक्सेलरेशन की दिशा वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब आपकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम हो जाएगी, उस समय आपका आरसी कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। ये आपको पता होना चाहिए आज के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दो मैं सबको, एक मिनट लिखो आराम से। अब आपने बड़े बड़े सवाल तो कर ही लिए, अब लल्लू सवाल आपके सामने आएंगे, उसमें भी कुछ कुछ थोड़े अच्छे भी आएंगे, पर ज़्यादातर टफ सवाल आप कर चुके हो। जो बड़ी कैटेगरी होती है इन सवालों की, जो बच्चे उलझते जाते क्या है, वो हो चुका है आपका। हो सकता है आप पहले भी कभी उलझे हो ऐसे सवालों में, और आपको लग रहा होगा कि थोड़े आसान होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं होती है। बस हमको शुरुआत का डेरिवेशन पता होना चाहिए कि हमने किया क्या था, ताकि हमें पता रहे कि हम जो कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है। वरना कई बार बच्चा यही सोचता है ये एन है क्या चीज़, यार हर बार आ जाता है एन क्या है, ये हटा दे इसको। पार्टिकल एक सर्कल पे चल रहा है बच्चों, रेडियस आपको नहीं दे रखा, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आपको इसकी वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको ए वेक्टर भी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एंगल भी आपको दे रखा है 37 डिग्री। डिटरमाइन आर, सर्कल का रेडियस निकालना, निकालिए। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कल।
नहीं निकाल पाएगा, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो लल्लू क्वेश्चन है, फटाफट करो ना इसको। आंसर 500/3। किसी और का आंसर आया क्या? आपको अब तक मालूम पड़ गया होगा आरसी या आर कैसे निकालते हैं। एन निकालना पड़ता है पहले, तो एन तो निकाल ही रखा हो ना आपने। ए और वी के बीच में एंगल तक दे रखा है, बचा क्या है इसमें? टाइम कैसे लग रहा है आपको? हो जाएगा ये सवाल सबसे? कितना है आंसर बताओ जब हो रहा है तो। 500/3। 500/3 कितने लोगों का आंसर आ रहा है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों आपका क्या आंसर आ रहा है? 500/3। 500/3 इज राइट आंसर। मैं मान के चल रहा हूँ राइट ही होगा क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। 4 sin 37 इज 400/RC। इससे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। 100/sin 37 कितना होता है? 3/5। सही है, आपका आंसर 500/3 है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके लिए। इस बार एक सर्कल है, इसका रेडियस आपको गिवन है। पहली बार आपके सामने अब रेडियस निकालने का सवाल नहीं आ रहा है। आपने इतने क्वेश्चन कर लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के, आपको पता है कब कैसे क्या निकालना है। अब सवाल चेंज कर रहे हैं। अब रेडियस आपको सर्कल का दे रखा है जिसपे वो चल रहा है। अब आपसे कुछ और पूछेंगे, तो क्या पूछ रहे हैं वो लिखिए। पार्टिकल एक सर्कल पे चल रहा है। देखिए, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग at the rate of 4 meter per second square. When its speed become 3 meter per second या 8 meter per second, determine acceleration a vector का magnitude, यानी एक्सेलरेशन भी बोल सकता हूं मैं आपसे सीधा, और एक्सेलरेशन एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। दो चीजें आपको निकालनी है। कब निकालनी है? जब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड लगातार बढ़ रही है बच्चों। आपको एक एक्सेलरेशन पहले से दे रखा है, कौन सा? 80। आपका पार्टिकल जब एक कर्व्ड पाथ पे चलता है, सर्कल इज अ कर्व्ड पाथ, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक 80 और एक an। उसमें से एक कंपोनेंट आपको पहले से दे रखा है। कहाँ दे रखा है भाई? देखो, ए वेक्टर कैसे निकालते हैं सुन लो आप। काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि अगर v ऐसा दे रखा हो तो हम ए वेक्टर निकाल सकते हैं। दिया हुआ ऐसा कुछ v, ऐसा v दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे। तो फिर वो वाला तरीका तो हटा दो जो आपने पहले पढ़ रहा है काइनेमेटिक्स में। अब तो आपको ये सोचना है कि कर्व्ड पाथ के क्वेश्चंस में आपको अगर रेडियस ऑफ सर्कल पता हो, पार्टिकल की स्पीड पता हो, पार्टिकल की स्पीड की बदलने की रेट पता हो, तो आप ए निकाल सकते हो। पहले बताओ 80 कितना है? आप बोलोगे 80 होता है dy/dt, और वो हमको पहले से दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्री? अब an का फॉर्मूला क्या होता है? v²/rc। rc हमको मालूम है 1 है। वेलोसिटी कितनी है दे रखी, वो भी 8 का स्क्वायर अपॉन 1, 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ ए कितना आ जाएगा? सबको समझ में आ गया? इसे कहते हैं लल्लू सवाल। कोई डाउट किसी को इसमें? है ना? आपसे एक और चीज पूछी है। क्या चीज पूछी है? ए और बी के बीच का एंगल। कोई फॉर्मूला याद है आपको ए और बी के बीच का एंगल का? कुछ भी याद हो तो बताओ। थीटा कैसे निकलेगा? आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है क्या? ए cos थीटा होता है। बस, तो cos थीटा आ गया यहाँ से। ये तो आपने निकाल ही दिया, ये रहा 80। आप बहुत पहले निकाल चुके हो, 4 निकाल के चुके हो, दे रखा था आपको डायरेक्ट, बस वो रख दो, थीटा भी आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? और भी तरीके हो सकते हैं। an/80 कर सकते हो आप। देखो, किसी भी पॉइंट पर ये मान लो 80 है, ये an है, ये नेट a है ना आपका, और ये v भी है, ये एंगल पूछा है, तो आपके पास एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको थीटा निकालने का। tan थीटा कितना आ जाएगा बताओ वहां से देख।
ये भी लिख लो आप। ये भी आप लगा सकते हो, कभी कभी आप tan थीटा की जगह an/at भी लिख सकते हो, ये भी एक तरीका होता है थीटा निकालने का। इससे निकाल लोगे tan थीटा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगेन एक सर्कल बनाएंगे हम, उसका रेडियस आपको दे देंगे 1 मीटर। अगले सवाल के लिए रेडी हो? देखिए, पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कल in xy plane. Particle is moving on circle in xy plane, and length of path traveled or distance traveled, length of path or distance traveled और डिस्टेंस ट्रेवल d इज इक्वल टू आपको दे रखा है 40 स्क्वायर प्लस 1। ये आपको डिस्टेंस ट्रेवल आपको दे रखी है, समझ गए? एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल और अच्छा बनाते हैं, टी क्यूब लिख लेते हैं, टी क्यूब प्लस 1, टी रहना चाहिए एंड तक। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन at t is equals to 2 seconds. Determine the acceleration of particle at t is equals to 2 seconds. निकालिए। देखिए, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? पहले हमें वेलोसिटी वेक्टर पता होना चाहिए, तो हम उसका डिफरेंशिएट करके ए वेक्टर निकाल लेंगे। अफसोस आपके पास वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे है नहीं, तो आप काइनेमेटिक्स का वो तरीका तो नहीं लगा सकते। लेकिन कर्व्ड पाथ पे चलने पर हमको सबको पता है कि ए मतलब ये होता है, तो आपको दो ए निकालने हैं, एक ए टी और एक ए। ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस से हम स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप याद करो, स्पीड का तो फॉर्मूला ही dd/dt होता है। तो v कितना आ रहा है? 3d²। ये क्या है? स्पीड है। क्या इस स्पीड से an निकाला जाता है? an भाई an का तो फॉर्मूला क्या होता है? v²/rc होता है ना। तो 6 t4/rc कितना है? 1। और t की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 2 सेकंड बोला है ना आपसे मैंने। हाँ 9 आएगा यहाँ पे। क्या मैंने आपसे क्या बोला है? 2 सेकंड बोला है ना। तो an आ जाएगा 9 2⁴। इसको सॉल्व करके an तो निकल गया। और आपको सिर्फ an ही निकालना, आपको 80 भी निकालना है। तो व्हाट इज 80? हाँ बोलोगे सर 80 तो बहुत आसान है, स्पीड आपको बता दी, तो ये तो हो जाएगा d/dt से। कितना आ जाएगा ये? 60। टाइम की जगह 2 पुट कर देना, ये भी आ जाएगा। अब दोनों आ गए तो a कितना हो जाएगा? an² प्लस 80²। खत्म। समझ में आया कुछ? डिस्टेंस ट्रेवल दिया है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका 2 बार डिफरेंशिएट किया हमने, इसे ही मान लो ना एक्सेलरेशन। नहीं मान सकते, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है ऐसे, और तब आपको डिस्टेंस लिखा हुआ मिलता t³ प्लस 1 और आपसे पूछता a, तो an तो आता ही नहीं उस केस में। अरे स्ट्रेट लाइन में कौन सी चीज नहीं आती है? an नहीं आती। तो उस केस में 2 बार डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिल जाता? a। लेकिन अभी आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो? कर्व्ड रास्ते। कर्व्ड रास्ते पर आपको हमेशा an तो मिलेगा ही मिलेगा। जब तक स्पीड है तब तक an है। स्पीड जब 0 हो जाती है ना, तो an क्या हो जाता है? 0। अगला सवाल लीजिए। स्पीड is given α√s, where alpha is positive constant and s is distance traveled. डिस्प्लेसमेंट नहीं है s, क्या है s? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लिया। समझना इसका मतलब क्या है। पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आते आते कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? s। तो यहाँ पे उसकी जो स्पीड होगी वो आपको मालूम है कितनी है? α√s।
एस। अब आ गया समझ में इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपका पार्टिकल लगातार चल रहा है, स्पीड आपको v इज इक्वल टू अल्फा रूट एस दे रखी है। अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। और एस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल। रेडियस आर है, 1 मीटर की जगह आर लिख लो। ये एस है, एस 5 नहीं है। अब क्वेश्चन लिखो क्या है? डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एस। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब वो इतना डिस्टेंस चल गया तब निकालो। आंसर एस की टर्म में ही देना है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, जैसे टाइम की टर्म में भी पूछ सकता था भाई, मैंने टाइम स्पेशल पुट करवा दिया आपको, वो टाइम पुट करो। समझ में आ रहा है ना? डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एस। क्या ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है? देखो आपको लगना चाहिए सेम है। थर्ड पाथ पे ए पूछा जा रहा है आपसे, और अगेन आपके पास वी वेक्टर नहीं है। आप बोलोगे है ना, ये वी वेक्टर नहीं है, ये स्पीड है। वी वेक्टर और स्पीड में क्या अंतर होता है? इस वेक्टर में आई कैप जे कैप कहाँ लिखा हुआ है जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसका? ये तो स्पीड है, मॉड है, मॉड। इसका डिफरेंशिएशन से आपको मिल तो जाएगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो एटी होगा। रेक्टिलिनियर मोशन में वही आंसर हो जाता है, क्योंकि ए एन कितना होता है? 0। लेकिन यहाँ तो ए एन भी होता है। अब समझ में आ गया क्या क्या करना है? करो। सबसे पहले ए एन निकाल लो, सबसे आसान तो वही है। स्पीड दे रखी है, स्पीड का स्क्वायर अपन आर कर दो, ए एन आ जाएगा आपका। निकालो ए एन फटाफट। ए एन लिख रहा हूं मैं वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर एस बाई आर। आ गया सबको समझ में? ए एन। अब मुझे ए टी निकालना है। ए टी होता है डी वी बाई डी टी। तो मुझे इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो करते हैं अपन इसका डिफ्रेंशिएशन। अल्फा बार आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन केवल किसका होगा? एस की पावर हाफ का। वो कितना आ जाएगा? हाफ 1 बाई रूट एस एंड देन डी एस बाई डी टी। आफ्टर ऑल एस टाइम तोड़ना है, एस तो एस है, डिफरेंशिएट तो टी के रेस्पेक्ट में करना है, एस के रेस्पेक्ट में तो करना नहीं है। और व्हाट इज डी एस बाई डी टी? डी एस बाई डी टी स्पीड है। अरे एस क्या है? एस डिस्टेंस है ना, तो डी एस बाई डी टी क्या होगा? स्पीड ही होगी ना। और स्पीड तो आपको दे रखी है, अल्फा रूट एस। तो ए टी आ जाएगा आपका अल्फा बाई 2 रूट एस, और डी एस बाई डी टी होगा आपका स्पीड। स्पीड की वैल्यू आपको पहले से पता है, उसको वापस से लिख दो। अल्फा रूट एस कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाई 2। क्या आपके पास एन आ गया? ए टी आ गया। अब तो मैं आपसे ए पूछ रहा हूँ, हो जाएगा। अगर मैं एंगल पूछूं ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में, वो भी हो जाएगा। या तो टेन थीटा से भी निकाल सकते हो, या वो कॉस थीटा वाला तरीके से भी। खैर मैं आपसे एंगल नहीं पूछ रहा, केवल ये पूछ रहा हूँ। तो आपने बोला कि तो निकल ही जाएगा सर, राइट लगा। सबको समझ में आ रहा है? जब भी ए आपसे पूछेगा, याद रखिए कर्व्ड पाथ पर अगर आपसे ए पूछा तो आपको हमेशा 2 ए निकालने हैं। अगर आपको वी वेक्टर दे रखा है तो अलग बात है, तब तो ए वेक्टर आप डिफरेंशिएट से निकाल देते हो। पर ये अक्सर नहीं दिया होगा, कम से कम इस चैप्टर में तो नहीं दिया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हर बार क्या करना पड़ेगा आपको? यही करना पड़ेगा। अगला सवाल। पार्टिकल एक सर्कल पे चल रहा है, उस सर्कल का रेडियस आर है। अब आपसे ए एन ए टी और ए ये सब नहीं पूछने वाला, कुछ अलग सवाल होगा, डिफरेंट सवाल। फिर वापस से एक और सवाल ए एन ए टी पे आएगा। ये चेक करने के लिए आपको कितना याद है, सिर्फ आपकी याददाश्त चेक करने के लिए 1-2 सवाल लेंगे, जो ऐसे ही बता दोगे आप आ गया सर आपको सवाल। ठीक है, बस अब आखिरी सवालों की तरफ चल रहे हैं। अगली क्लास में थोड़ा सा काइनेमेटिक्स ओमेगा ओमेगा समझाएंगे, उसके बाद फिर अपन काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगी, फिर डायनेमिक्स में आ जाएंगे, है ना? शुरू करें? चलिए क्वेश्चन लिखिए क्या है। पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट its tangential acceleration is always half of normal acceleration. Particle is moving in such a way that its tangential acceleration is always half of the normal acceleration. Half of the normal acceleration. आगे लिखिए। Initial velocity of particle is v naught.
initial velocity of particle is v naught. ठीक है. If speed is decreasing, determine speed after time t. If speed is decreasing, determine speed after time t. एक बात बताओ, 80 प्लस में होना चाहिए कि माइनस में? माइनस में. क्यों? स्पीड कम हो रही है. सबको समझ में आ रहा है? पर आपको ये समझना चाहिए कि अभी स्पीड v नॉट है, कुछ समय बाद जब टाइम t हो जाएगा तब स्पीड कम होके v हो गई है. ग्री? आप बताओ इस समय an कितना होगा? यही तो होगा. तो बताओ at कितना होगा? क्या ये 80 नेगेटिव में लिखना चाहिए? हाँ, कारण स्पीड कम हो रही है इसलिए हम माइनस में लिख रहे हैं. एज स्पीड इज डिक्रीजिंग 80 इज नेगेटिव. अब सॉल्व करो आगे, तो आपको पता ही क्या करना होता है. 80 को क्या लिखेंगे अपन? dv बाई dt, और उसको लिख दोगे आप माइनस वी स्क्वायर बाई 4r. यहां से dv कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगाओगे? लिमिट आप लगाओगे 0 से t और यहाँ लगाओगे v नॉट से v. क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. सबको समझ में आ गया सवाल? तो कई बार ऐसे सवाल भी आएंगे आपके पास जब आपको टेंजेंशियल और नॉर्मल में कोई रिलेशन दिया होगा. अब बस बोलो an/2. हाँ, 4 नहीं आएगा, 2 ही आएगा. सही करो इसको, सब जगह 2 करो भाई, बहुत जगह हो गया है तो. ठीक है, आगे सबको समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें? एकदम आसान सवाल था ये. ठीक है, अब कोई लल्लू सवाल जो आपके लिए है, क्या आप बताओगे ऐसे ही खड़ा कर? मैं आपसे ही पूछ लूंगा, किसी को भी खड़ा करके. पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और पार्टिकल बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, स्पाइरल मोड में जा रहा है, अंदर जा रहा है लगातार. आप बताओ, सोच के बताना आराम से. एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या बदलेगा? और बदलेगा तो कैसे बदलेगा? बढ़ेगा या घटेगा? तुम बताओ. इंक्रीज. लॉजिक? नॉर्मल क्यों बढ़ रहा है समझाओ. नहीं, नॉर्मल क्यों बढ़ रहा है ये बताओ. नॉर्मल क्यों बढ़ रहा है ये बताओ. आर कम हो रहा है. बैठो. अरे नॉर्मल क्यों बढ़ता है? नॉर्मल तो आर पे डिपेंड करता है ना. आपको इतने सर्कल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे. जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो आर क्या हो रहा है? स्पीड कांस्टेंट है ना. आर क्या हो रहा है? लगातार डिक्रीज. सो एन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. 80 0 है. वाई? स्पीड कांस्टेंट. तो ए क्या होगा? बढ़ेगा. हो सकता है कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा हो जाए. देखना आप, ये देखो आप यू चलते जा रहे हो, नीचे बड़ा होता जा रहा है. तो जब आप ऐसे चलते चलते नीचे आते जाओगे हमेशा आप एक सर्कल पे होंगे. अब आपको नहीं लगता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जा रहा है? अगर अगेन स्पीड कांस्टेंट है, ये सारे स्पीड कांस्टेंट वाले केस है. कांस्टेंट स्पीड है. क्या बोलते हो आप ए के बारे में? तुम बताओ क्या बोलते हो. ए बढ़ेगा या घटेगा? क्यों घटेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 8t तो 0 है, आर बढ़ रहा है तो ए एन घटेगा, तो ए भी घटेगा. सबको समझ में आ गया? कांस्टेंट स्पीड. अब बताना, यहां से हम यहां तक जाएंगे, क्या होगा? ए के बारे में बताओ. एलिप्स है. एलिप्स दिख रहा है आपको? एलिप्स देख के बताओ. आपको आर तो फील आ रहा होगा, कहाँ बड़ा है कहाँ छोटा है? कहाँ छोटा है आर? यहाँ पे आपको नहीं लगता कि आर बहुत छोटा है? देखो, फील करो, यहाँ पे बहुत छोटा है और यहाँ बहुत बड़ा है ना.
अरे जहाँ कर्वे से ज्यादा कम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने आपको, जहाँ तेजी से घुमाव होता है। तो यहाँ पे आर कम है, यहाँ पे आर कम है, और यहाँ पे आर बहुत बड़ा है। अब बताओ क्या होगा? जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक आर बढ़ेगा, और यहाँ से आ जाएंगे तो आर घटेगा। अब बताओ, आप बोलोगे 80 0 है, ए एन वी स्क्वायर बाई आर होता है, और आप मुझे बताओ क्या लिखोगे आगे? आगे तो आप बोल ही दोगे ना, आर बढ़ रहा है ना। एस आर इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू डी, therefore a n decreases, a decreases। एग्री? उसके बाद क्या होगा? as r decreases from d to c, तो a n बढ़ेगा and therefore a बढ़ेगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। biharmasti.in हेलो।